नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। मंगलवार को 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से पार। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 91.5% से अधिक हुई। असम में शिक्षण संस्थान कल से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर ढेर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के नेताओं ने आज कई जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोतिहारी, बगहा, छपरा और समस्तीपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। मोतिहारी और बगहा में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार देश भर में गरीबों के लिए कल्याण का काम कर रही है। श्री मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में राजग की बिहार सरकार के लॉकडाउन के दौरान किए गए विभिन्न कार्य गिनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट, नक्सली और उनके समर्थक तथा अलगाववादी इन चुनावों में बिहार को वापस जंगल राज की ओर धकेलने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल अपने परिवारों की चिंता करते हैं और इन्हें बिहार के लोगों की कोई परवाह नहीं है। श्री मोदी ने राजग सरकार के बिहार में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि ये विकास पर केंद्रित है। लॉकडाउन के दौरान बिहार के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के जो सैकड़ों करोड़ रुपए पहुंचे, उससे भी उनको बहुत लाभ हुआ। साथियों, बिहार के जो श्रमिक परिवार दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनके राशन से लेकर के रोजगार के लिए इस दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। इसके तहत एक गांव में ही श्रमिक साथियों को रोजगार तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और इसके तहत बिहार में हो रहे कार्यों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं को केवल अपनी सीट बचाने की चिंता है। इससे पहले छपरा में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ 2 युवराज हैं, जिनमें से एक जंगल राज का है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पक्ष में हर एक वोट बिहार को बीमार होने से बचाएगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई। श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने से उन लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो गए हैं, जिन्होंने इस मामले पर गंदी राजनीति की थी। देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। आइए अब चलते हैं मोतिहारी, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता केके लाल। केके लाल, ये बताइए कि प्रचार के दौरान मुख्य मुद्दे क्या रहे? आनंद, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार, सुशासन और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। भाजपा ने विपक्षी दलों पर पुलवामा आक्रमण का राजनीति करने का आरोप लगाया।
आरजेडी ने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि उनकी सरकार ने 15 वर्षों के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, जबकि आरजेडी के शासन के दौरान 90,000 लोगों को ही नौकरी मिली। वामपंथी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आनंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस चरण में स्टार प्रचारक कौन कौन रहे? आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद भाजपा के स्टार प्रचारक थे। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ एनडीए की चुनावी सभाओं में आकर्षण का केंद्र बने रहे। शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव आरजेडी के स्टार कैंपेनर थे, जबकि चिराग पासवान और अभिनेत्री अमीषा पटेल ने एलजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। आनंद, धन्यवाद के लाल। बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले गए। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। 11 राज्यों के 54 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड की 54 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। प्रचार के अंतिम दिन वोटरों को लुभाने में पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल और भौतिक रूप से उपस्थित होकर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। लेकिन अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं जैसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अपने आप को चुनाव प्रचार से अलग रखा और उन्होंने स्थानीय तथा राज्य स्तरीय नेताओं पर चुनाव प्रचार का भरोसा जताया। 7 सीटों के लिए कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कल सुबह पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। वित्त सचिव एबी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस साल अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 10% अधिक है। अक्टूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन इस साल का अगर हम पिछले साल के अक्टूबर महीने से कंपेयर करें तो करीब 10% ज्यादा है। तो टोटल कलेक्शन अक्टूबर महीने का 1,05,000 करोड़ से ज्यादा है। इसको अगर पिछले महीने से अगर तुलना किया जाए, सितंबर महीने में जो हमें रेवेन्यू मिला वो था करीब 95,000 करोड़ का, और उसके अनुपात में अक्टूबर महीने में हमें 1,05,000 से ज्यादा मिला है। वित्त सचिव ने बताया कि अक्टूबर के राजस्व संग्रह में से 19,193 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 25,411 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 52,540 करोड़ रुपए आईजीएसटी और 8,011 करोड़ रुपए उपकर से प्राप्त हुए हैं। इस महीने कुल 80 लाख जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किए गए हैं। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आया था, जो हमें मार्च, अप्रैल, मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनॉमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी, अब धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर रहे हैं, और रिकवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक पॉजिटिव दिशा में भी हम उसको ले जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो स्टिमुलस दिए गए एमएसएमई को, उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिस्टेंस दिया गया, तो उसका ही अब परिणाम अभी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है। देश में कोविड महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार गिरावट दिख रही है।
वर्तमान समय में मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के 6.97% है, जिससे नए मरीजों की संख्या में गिरावट का पता चलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस उपलब्धि का कारण केंद्र सरकार की विस्तृत जांच, समय पर निगरानी, तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की नीति है। मरीजों की संख्या में तेज गिरावट भी देखी गई। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मरीज वाले देशों में शामिल है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर सक्रिय मरीजों की औसत संख्या 5,930 है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। एक रिपोर्ट। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामलों वाले देशों में शामिल है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर सक्रिय मामलों की औसत संख्या 5,930 है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। भारत में महामारी की वजह से मौत की दर में भी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 470 रोगी मौत के शिकार हुए हैं। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मौतों की संख्या दुनिया में सबसे कम 88 रही है। देश में अब तक 74,91,513 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वालों की उच्चतर दर से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में और सुधार हुआ है और यह 91.54% हो गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में स्वस्थ होने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इन राज्यों में रोजाना 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। असम में कल से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। इन संस्थानों में अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के संस्थान शामिल होंगे। ये फैसला निजी संस्थानों पर भी लागू होगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव वी कल्याण चक्रवर्ती ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों को पूरा करने के बाद कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि छात्रों को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्रावास अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुंबई में कोविड संक्रमण के फैलाव पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने की दिशा में बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी लगातार सभी उपाय कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन उपायों में बीएमसी कल से 244 स्थानों पर कोविड मुफ्त जांच सुविधा उपलब्ध कराएगी। बीएमसी क्षेत्र में पहले से ही 54 निजी चिकित्सा प्रयोगशालाएं हैं जो संशोधित सरकारी दरों के अनुसार कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रदान करती है। बीएमसी क्षेत्र में अब मुंबईकरों के लिए 300 से अधिक कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि इससे परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ समय पर निदान में मदद मिलेगी। मुंबईकर इन परीक्षण केंद्रों का विवरण प्राप्त करने के लिए बीएमसी के विभागीय नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबरों पर या 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी बीएमसी द्वारा शुरू की गई समर्पित वेबसाइट stopcoronavirus.mcgm.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नागालैंड में आज 28 और लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या 9,075 हो गई है। इस समय राज्य में कोविड के 1,000 मरीज हैं, जबकि 7,454 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड से अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। खरीफ मौसम 2020-2021 में धान की खरीद 2 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में कल तक 2 करोड़ 4,59,000 टन धान की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में 1 करोड़ 68,87,000 टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धान खरीद में 21.16% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष की कुल खरीद में पंजाब का योगदान 69.80% यानी 1 करोड़ 42,81,000 टन है।
तकरीबन 17,23,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर 38,627 करोड़ 46 लाख रुपयों का भुगतान किया गया है। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई की मात्रा और उससे होने वाली आय में बढ़ोतरी का सिलसिला अक्टूबर के महीने में भी जारी रखा। पिछले महीने माल ढुलाई की मात्रा और उससे होने वाली आमदनी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अधिक रही। अक्टूबर महीने में रेलवे ने 10 करोड़ 80 लाख टन से अधिक माल की ढुलाई की, जो कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 15% अधिक है। इस दौरान रेलवे को 10,405 करोड़ रुपए की आय हुई, जो इससे पहले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। मंगलवार को 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से पार। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 91.5% से अधिक हुई। असम में शिक्षण संस्थान कल से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा कथित गिलगित बाल्टिस्तान देश का अभिन्न हिस्सा हैं। ये 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में सम्मेलन के अनुसार वैध, संपूर्ण और अटल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आज गिलगित में दिए गए बयान के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान का अवैध तरीके और जबरन कब्जा किए गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कथित गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी की है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयासों से क्षेत्र के निवासियों पर पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी कब्जे, मानवाधिकारों के हनन, शोषण तथा स्वतंत्रता नकारने को छिपाने की उसकी मंशा जाहिर होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया। इस आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के रूप में हुई है, जिसकी कई आतंकी हमलों में तलाश थी। इस साल मई में रियाज नाइकू की हत्या के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर बना था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में प्रसिद्ध मानसर पुनरुद्धार विकास योजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 198 करोड़ 37 लाख रुपए की ये परियोजना राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास संभव होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के और अवसर बनेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरने की बड़ी संभावनाएं हैं। ऐसे में मानसर पुनरुद्धार विकास योजना इसमें काफी मददगार साबित होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 70 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज मानसर झील और मानसर क्षेत्र का विकास संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरे होते ही इस क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या मौजूदा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी।
पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से क्षेत्र में 1 करोड़ 15 लाख कार्य दिवस के अवसर पैदा होंगे, जिससे प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए की आय होगी। असम सरकार ने आज से चाय बागान क्षेत्रों में 119 मॉडल हाई स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। स्कूलों की आधारशिला रखने के कार्यक्रम विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिवसागर जिले के मेकीपुर चाय बागान में एक मॉडल हाई स्कूल की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और राज्य के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी डिब्रूगढ़ और बिस्वनाथ जिलों में स्कूल की नींव रखी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कामना की है कि देश का प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शांति और खुशहाली का उदाहरण प्रस्तुत करेगा और देश का गौरव बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हुए राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में अनेक नई योजनाओं की शुरुआत हुई। इनमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना भी शामिल है। इसके तहत 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 30 क्षेत्रों में मोबाइल हॉस्पिटल और लेबोरेटरी का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा आज किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में किसानों के खाते में करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा कराए गए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दुरईकन्नू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि श्री दुरईकन्नू ने किसानों और वंचित लोगों के उत्थान के लिए पूरे समर्पण की भावना के साथ काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री दुरईकन्नू ने किसानों और समाज के लिए उल्लेखनीय काम किया है। कोविड से संक्रमित आर दुरईकन्नू का कल रात निधन हो गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दुनिया भर में फैले भारतीय शोधकर्ताओं और विद्वानों का महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन कल समाप्त हो गया। विदेशों में बसे तकरीबन 2,600 भारतीयों ने इस सम्मेलन में ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। 1 महीने तक चले इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3,200 विशेषज्ञों और 22,500 विद्वानों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का गांधी जयंती 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की 4 वर्षीय बालिका एस्थर हेम्टे के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के आधुनिक संस्करण मां तुझे सलाम के गायन की प्रशंसा की है। इंटरनेट पर छाई इस बालिका ने प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के साथ आधुनिक शैली में मां तुझे सलाम वंदे मातरम गाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये प्रशंसनीय और सराहनीय है और एस्थर हेम्टे की इस प्रतिभा पर देश को गर्व है। देश ने कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड देखी और एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सिविल सेवा के प्रोबेशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने को लोगों के साथ जोड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रकार से सरदार पटेल भारत में सिविल सेवा के जनक थे। आइए सुनते हैं सरदार पटेल को समर्पित एक गीत। सबसे ऊंचा
था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम da na 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 तुम da na 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 नागिर दिन da na 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 ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से, मां भी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत शेष भारत बना के एक सुर में गाएंगे। भारत माता की सबसे ऊंचा सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा आईपीएल क्रिकेट में इस समय दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 88 रन बना लिए थे। इससे पहले अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर 5 गेंद में 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 गेंदों में नाबाद 62 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हांगकांग की विधान परिषद में इस वर्ष मई में हुई झड़प के मामले में आज लोकतंत्र समर्थक विपक्षी दलों के 4 मौजूदा सांसदों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां विधान परिषद में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में की गई हैं। विधान परिषद में गतिरोध और झड़प की घटना 8 मई को हुई थी। विपक्षी दलों ने इन गिरफ्तारियों को एकतरफा कार्रवाई बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। मंगलवार को 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से पार। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 91.5% से अधिक हुई। असम में शिक्षण संस्थान कल से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।